तो नमस्कार, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में क्लास 10 साइंस में 4 अंतर वाले प्रश्न बताने वाला हूं और ये जो अंतर वाले प्रश्न हैं ये 4 नंबर में बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जाएंगे। अगर आप इन्हें तैयार करते हैं 4 नंबर तुरंत पक्के हो जाएंगे। ट्रस्ट मी, ये जो 4 क्वेश्चन बताने वाला हूँ इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आपकी बार 100% गारंटी है आएगा। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, नोट करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। तो आइए देखते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है ये बायोलॉजी से है। पहला प्रश्न है, रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रुधिर और लसिका की परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए। ठीक है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, या रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? रुधिर के बारे में बताएंगे तो रुधिर या गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? जो रुधिर है वो गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है। और लसिका क्या है? यह रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है। ये लाल रंग का है और ये जो लसिका है वो रंगहीन है। ठीक है। फिर दूसरा है, रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। रुधिर में क्या पाया जाता है? रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, जबकि लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। ठीक है। तीसरा अंतर क्या है? रुधिर में प्रोटीन्स अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। रुधिर में प्रोटीन्स जो है वो अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, जबकि लसिका में प्रोटीन्स अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाई जाती हैं। फिर इसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है। किसमें? रुधिर में। रुधिर में ऑक्सीजन जो है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है, जबकि लसिका में ऑक्सीजन कम मात्रा में पाया जाता है। तो ये पहला अंतर वाला क्वेश्चन था। ये आपकी बार बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछे जाने की संभावना है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे, अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं में अंतर लिखना है। अनैच्छिक क्रियाएं या प्रतिवर्ती क्रियाएं में अंतर पूछ सकता है, या परिभाषा भी उदाहरण सहित पूछ सकता है। तो अनैच्छिक क्रियाएं हम देखेंगे, शरीर या शरीर के किसी अंग की क्रियाएं जिन्हें हम अपनी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते, इन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। ऐसी क्रियाएं शरीर की जिनको हम नियंत्रित नहीं करते हैं वो अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या हैं? किसी उद्दीपन के प्रति अचानक व तीव्र प्रतिक्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। अचानक जो हुई क्रियाएं हैं वो क्या है बेटा? प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। तो ये पहला अंतर था। दूसरा अंतर क्या है? इनका नियंत्रण मध्य मस्तिष्क व पश्च मस्तिष्क के द्वारा होता है। जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं इनका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मध्य मस्तिष्क के द्वारा या पश्च मस्तिष्क के द्वारा होता है। उदाहरण की बात करूं तो हृदय का धड़कना, सांस लेना, इन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, तो ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। यह मुख्यतः मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती हैं। और जो प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं ये मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती हैं। ये मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित नहीं होती हैं। कौन सी क्रियाएं? प्रतिवर्ती क्रियाएं। उदाहरण क्या है? छींकना, खांसना, पलके झपकना आदि, ये सब प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, बहुत अचानक होती हैं। ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन थे। अगले हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कौन सा है। तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? लैंगिक, अलैंगिक व लैंगिक जनन में अंतर आपको बताना है। तो उत्तर हम देखेंगे, अलैंगिक जनन, एक ही जनन द्वारा संतान उत्पन्न करना क्या है? अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन क्या बेटा? एक ही जनक के द्वारा, मतलब एक ही जनक है और उसके द्वारा ही संतान उत्पत्ति होती है। जबकि लैंगिक जनन में संतान की उत्पत्ति के लिए 2 जनकों का होना आवश्यक है, एक नर जनन और दूसरा मादा जनन। और इसमें समसूत्री विभाजन होता है। किसमें? अलैंगिक जनन में क्या होता है? अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है, जबकि लैंगिक जनन में इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है। लैंगिक जनन में किस तरह का विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। फिर तीसरा है, नए जीव मूलतः जनक के समान गुण वाले होते हैं। जो अलैंगिक जनन है और अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक के द्वारा संतान उत्पन्न होता है और इसमें समसूत्री विभाजन होता है। और जब नया जीव मूलतः जनक के समान गुणों वाला होता है, सेम टू सेम वैसे ही होगा जैसा उसका पिता होगा। ठीक है। और जबकि यहाँ पे देखेंगे संतति के लक्षणों में परिवर्तन पाया जाता है। जब लैंगिक जनन होता है तो उसमें जो नया जीव उत्पन्न होगा उसमें कुछ लक्षण अलग होंगे, परिवर्तन पाया जाता है। उनमें दोनों जनकों के गुण पाए जाते हैं। उनमें माता का और पिता का दोनों का जो गुण है वो पाया जाता है। किसमें? जो नया संतान उत्पन्न होता है। तो अलैंगिक और लैंगिक जनन में आप अंतर समझ गए। अगला है डीएनए और आरएनए में। ये तो कंफर्म है, ये पूछा जा सकता है आपकी बार बोर्ड परीक्षा में। तो डीएनए यह मुख्य रूप से गुणसूत्रों में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है बेटा? मुख्य रूप से गुणसूत्रों में पाया जाता है। और आरएनए यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव व केंद्रक में पाया जाता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है? मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में वह केंद्रक में पाया जाता है। इसका एक अणु द्विश्रृंखला युक्त होता है। डीएनए का एक अणु जो है वो द्विश्रृंखला युक्त होता है और जो आरएनए है इसका एक अणु श्रृंखला युक्त होता है। इसका एक जो अणु है वो श्रृंखला युक्त होता है। तीसरा है, इसमें शर्करा डीऑक्सी राइबोस
पाई जाती है, जो डीएनए है उसमें डीऑक्सीराइबोस पाई जाती है और इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है, आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। इसका संश्लेषणकारी विकार डीएनए पॉलीमरेज है। क्या है? जो चौथा है डीएनए है उसमें क्या है, संश्लेषणकारी विकार जो है वो डीएनए पॉलीमरेज है, और जबकि आरएनए में इसका संश्लेषणकारी विकार आरएनए पॉलीमरेज है। तो इस प्रकार आपने डीएनए और आरएनए में अंतर, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर, रुधिर और लसिका में अंतर, अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रियाओं में अंतर समझ लिया है। ये चार जो अंतर वाले क्वेश्चन थे वो बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। अगर आप इन चारों क्वेश्चन को तैयार करेंगे, आपके 4 नंबर बोर्ड एग्जाम 2024 साइंस के पेपर में कहीं नहीं जाते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।